जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने को तैयार। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कंफर्म किया गया है कि अग्निपथ स्कीम के अंडर गुरखा सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट रहेगी कंटिन्यू। एलएसी के पास आयोजित होने वाली भारत और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज में चीन ने जताया विरोध। ब्रह्मोस एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग वाले मामले में भारत के एक्शन पर पाकिस्तान नाराज। और इंडियन आर्मी की पोस्ट पर हमला करने वाली योजना में पाकिस्तानी आर्मी की भूमिका हुई कंफर्म। आज एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इंडियन नेवी के वाइस चीफ की तरफ से कहा गया है कि चीन और ताइवान के बीच जो तनाव चल रहा है और अगर ऐसे में उनके बीच कोई युद्ध होता है तो हमारी समुद्री तैयारियां पूरी हैं। हम अपनी तकनीक और मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को लगातार मजबूत कर रहे हैं ताकि आने वाले खतरों से निपटा जा सके। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेवी ऑफिशियल की तरफ से इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसी विक्रांत 2 सितंबर को इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा और इस कमीशनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। और एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बात करते हुए इंडियन नेवी के वाइस चीफ की तरफ से कहा गया है कि आईएसी विक्रांत के साथ हमने भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है जिसकी मदद से हम एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए भी तैयार है। यानी कि एक बार फिर से इंडियन नेवी के सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत को दोहराया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि आईएसी विक्रांत 12 से 14 मिग-29 के फाइटर्स के अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर और अदर एक्टिविटीज के लिए हेलीकॉप्टर्स को भी कैरी करेगा और इसमें टोटल 30 से अधिक एयरक्राफ्ट एक बार में मौजूद रहेंगे और इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स दोनों को काउंट किया गया है। साथ में ये भी बताया गया कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए जो स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF है तो वो भी करीब 5 से 7 सालों के अंदर तैयार हो जाएगा और तब तक फाइटर्स की रिक्वायरमेंट को मिग-29 के अलावा रफाल एम या फिर FA-18 जैसे फाइटर की खरीद के साथ पूरा किया जाएगा। और इस बात को भी क्लियर किया गया कि रफाल एम या फिर FA-18 इनमें से जिस भी फाइटर को चुना जाएगा तो वो केवल इंटरिम अरेंजमेंट के लिए होंगे, यानी कि जब तक कि हमारा TEDBF तैयार नहीं हो जाता है तब तक। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से की गई है कि स्वदेशी TEDBF इंडियन नेवी का फ्यूचर होने वाला है। बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पहले योजना ये थी कि इंडियन नेवी अपने लिए 57 नए फाइटर्स को लेने वाली थी, फिर बाद में इन फाइटर्स की संख्या को कम करके 26 तक ले जाया गया। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि इन 26 फाइटर्स के अलावा इंडियन नेवी एडिशनल एयरक्राफ्ट के परचेज के साथ जाएगी या नहीं, तो ये निर्भर करेगा कि TEDBF की टाइमलाइन किस तरीके से पूरी होती है। बाकी बोइंग की तरफ से उनके FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर को इंडियन नेवी के लिए पिच करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि बोइंग ऑफिशियल्स की तरफ से किस किस तरह के प्रस्ताव पेश किए गए हैं उनके FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर के साथ, जिसमें FA-18 के कई सारे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर करने वाला प्रस्ताव भी शामिल है, जो न केवल भारत के लिए होंगे बल्कि ग्लोबल कस्टमर्स के लिए भी होंगे। और कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि उनकी योजना तो यह है कि वे इसके साथ भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में हेविली इन्वेस्ट करें, जिसमें सप्लाई चेन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह की योजनाएं शामिल हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मीडिया ब्रीफिंग में बोइंग इंडिया के ऑफिसर्स ने यह भी क्लियर किया है कि वे इंडियन नेवी को उनके FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर के साथ लेटेस्ट वेपन्स भी प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड हैं, जिसमें AIM-120D बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल जिसकी रेंज है लगभग 160 किलोमीटर, इसी तरीके से AIM-9X क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल और ऐसे ही कुछ और एडवांस वेपन पैकेज इस फाइटर के साथ ऑफर किए जा रहे हैं। उरी सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आतंकियों के घुसपैठ के एक प्रयास को फिर से नाकाम किया है और इस दौरान 3 सुअरों को हॉरिफाइड भी किया गया है, जिनके पास से 2 AK-47, एक चाइनीज M16 राइफल और ऐसी अदर वॉर लाइक स्टोर्स एक बड़ी क्वांटिटी में मिले हैं। और 72 घंटों में LOC पर घुसपैठ के लगभग 3 प्रयास अभी तक नाकाम किए जा चुके हैं। इसके अलावा 21 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश कर रहे सुअरों के संगठन लश्कर का एक सुअर जिसका नाम है तबरक हुसैन, जिसे हमारी आर्मी ने जिंदा पकड़ लिया था, तो उसने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के कर्नल जिसका नाम है कर्नल यूनुस चौधरी, तो उस पाकिस्तानी कर्नल ने उस तबरक हुसैन को 30,000 पाकिस्तानी रुपीस दिए थे इंडियन आर्मी की पोस्ट पर हमला करने के लिए। और तबरक हुसैन ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उसने कुछ आतंकियों के साथ भारत के फॉरवर्ड पोस्ट के करीब 2 से 3 क्लोज रैकीज भी करी थी। और इस तबरक हुसैन ने ऑन कैमरा इस बात को कन्फेस किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। इसके अलावा बंदीपोरा से इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 आतंकी एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया है, जिनकी नाम मोहम्मद यूसुफ वानी और मंजूर शाह है। और इनके पास से 3 पिस्टल मैगजीन और 5 हैंड ग्रेनेड्स भी रिकवर किए गए हैं और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी गई है। इसी तरीके से असम पुलिस ने भी एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके लिंक AQIS और ABT जैसे संगठनों के साथ पाए गए हैं और गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति की पहचान अब्दुल सुहान के तौर पर हुई है। और वैसे आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान का कहना है
कि वो 9 मार्च वाले एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग वाले मामले में भारत के एक्शन को रिजेक्ट करता है, जिसके तहत अभी हाल ही में भारत ने इंडियन एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स को सर्विस से टर्मिनेट कर दिया था, क्योंकि वो इस इंसिडेंट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार पाए गए थे। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि वो भारत के इस एक्शन को रिजेक्ट करता है और पाकिस्तान ने इस पूरे मामले पर एक संयुक्त जांच की डिमांड करी है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि जो इंसिडेंट है ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स को हैंडल करने के मामले में भारत के सिस्टमैटिक लूप होल्स और टेक्निकल लैप्सेस को दर्शाता है और जिसे भारत इंडिविजुअल ह्यूमन एरर के अंदर कवर अप नहीं कर सकता है। और पाकिस्तान के मुताबिक अगर भारत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर भारत को पाकिस्तान की डिमांड एक्सेप्ट करनी चाहिए और इसमें ट्रांसपेरेंसी रखते हुए इस पूरे मामले की संयुक्त जांच करवानी चाहिए। बाकी पाकिस्तान की इस डिमांड पर हम तो पाकिस्तान को बस यही कह सकते हैं कि पहली फुर्सत में निकल। और वैसे भी इनसे पूछा किसने है कि भारत के एक्शन को आप एक्सेप्ट करते हो कि रिजेक्ट करते हो। और बल्कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी आर्मी जो जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकियों को सपोर्ट कर रही है तो उसके खिलाफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। अगर संयुक्त जांच करवानी है तो इस चीज की करवानी चाहिए। आज गुरुवार को वीकली मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से इस बात को फिर से कंफर्म किया गया है कि भारत आगे भी इंडियन आर्मी में गुरखा सोल्जर्स को अग्निपथ स्कीम के माध्यम से रिक्रूट करना जारी रखेगा। उनका ये भी कहना था कि हम काफी लंबे समय से इंडियन आर्मी में गुरखा सोल्जर्स की भर्ती कर रहे हैं और ये प्रोसेस आगे भी अग्निपथ स्कीम के माध्यम से जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच नेपाल की डिजिटल न्यूज मीडिया वेबसाइट जिसका नाम है खबरहब.com, तो उनकी तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि अग्निपथ स्कीम के अंडर इंडियन आर्मी में नेपाल के युवाओं की रिक्रूटमेंट को नेपाल ने सस्पेंड कर दिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सरकार ने भारत सरकार को बताया है कि ये सस्पेंशन तब तक रहेगा जब तक कि वे भारत में सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट में अग्निपथ स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्लियर नहीं हो जाते हैं। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि नेपाल के युवाओं को इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में ही रिक्रूट किया जाता है। और जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें 60% हिस्सा नेपाल के युवा फिल करते हैं और बाकी के भारतीय युवा। और बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो के लाइक बटन को केवल आप ही फिल कर सकते हैं। तो अपना स्वदेशी और कीमती लाइक देना ना भूलें। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने की शुरुआत में भारत और जापान अपनी 2+2 डायलॉग मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। हालांकि इस मीटिंग की एग्जैक्ट डेट तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने इस मीटिंग की प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दिया है और ये जो मीटिंग है ये टोक्यो में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि डॉक्टर समीर वी कामत को डीआरडीओ के नए चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर&डी के सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और जबकि डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अक्टूबर में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाली युद्ध अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि LAC के पास आयोजित की जाएगी, तो इसके विरोध में चीन की तरफ से कहा गया है। तो इसके विरोध में चीन ने इस एक्सरसाइज को एज ए रेफरेंस लेते हुए ये कहा है कि किसी भी थर्ड पार्टी को भारत और चीन के बॉर्डर इश्यूज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और चीन इस वॉर गेम को भारत और चीन के बायलैटरल बाउंड्री इश्यू में एक हस्तक्षेप की तरह देखता है और उन एग्रीमेंट्स का उल्लंघन मानता है कि कोई भी मिलिट्री ड्रिल LAC के पास कंडक्ट नहीं हो सकती है। तो इसी के जवाब में आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्सरसाइज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कैसे हुई, क्योंकि भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज बिल्कुल ही अलग है और हमें नहीं पता कि इसे किस तरह का रंग दिया जा रहा है। पर खैर, चीन किसी भी तरह का विरोध करे, ये एक्सरसाइज जहां तय हुई है वहीं होगी और ये किसी भी तरीके से भारत और चीन के किसी भी एग्रीमेंट का उल्लंघन तो बिल्कुल भी नहीं है। और कमाल की बात यह कि चीन को भारत के साथ उनके बाउंड्री एग्रीमेंट तब याद नहीं आते हैं जब उनकी सेना एक तरफा तरीके से सीमा की यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है, सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करती है। वो बात अलग है कि इनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच आज गुरुवार को ताइवान ने अगले साल डिफेंस में करीब $19 बिलियन तक की स्पेंड करने का प्रस्ताव दिया है और जिसमें नए फाइटर जेट्स और ऐसी अदर इक्विपमेंट की खरीद के लिए कुछ एडिशनल और स्पेशल फंड्स भी शामिल हैं। और ताइवान ऑफिशियल का कहना है कि हम हमेशा सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी देते हैं और इसी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए हमारा जो बजट है वो बढ़ भी रहा है। और अगर आप इसमें से मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए एक्स्ट्रा बजट को अलग कर देते हैं तो भी जो प्रस्तावित डिफेंस स्पेंडिंग है तो उसमें एनुअल बेसिस पर 12.9% तक की बढ़ोतरी हुई है। और जबकि अगले साल के लिए प्रस्तावित बजट में 20.8% की बढ़ोतरी देखी गई है। और ताइवान की डिफेंस स्पेंडिंग में ये एक बहुत बड़ा बढ़ावा है। और ताइवान के ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी बिल्कुल क्लियर किया गया है कि ताइवान किसी भी इंसिडेंट को उकसाएगा नहीं और ना ही किसी कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेलेरेट करेगा। और ताइवान जो अपनी मिलिट्री को मजबूत कर रहा है वो मुख्य रूप से ताइवान के सेल्फ डिफेंस के लिए है, क्योंकि ताइवान अपनी संप्रभुता, अपनी आज़ादी और अपनी डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और ये किसी भी दबाव या फिर किसी भी खतरे की वजह से बदलने वाली नहीं है। और चीन जो ताइवान पर अपनी संप्रभुता के दावे करता है तो ताइवान उन सभी दावों को खारिज करता है, क्योंकि चीन ने कभी भी ताइवान को रूल नहीं किया है और केवल ताइवान के लोग ही अपने भविष्य का फैसला करेंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का।
आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए राइफलमैन निहाल गुरुंग ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1965 में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही गुरमेल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, पिच ब्लैक 2022 एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के कौन से फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।